नमस्कार साथियों, जैसे हमने पहले अजमेर के चौहान पढ़े, रणथंभौर के चौहान पढ़े, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे साथियों मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ेंगे? मेवाड़ का इतिहास। जो ये मेवाड़ का इतिहास है, आपको पहले भी पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासों में कई बार। तो ये मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन समय से लेकर जो घटनाक्रम रहा उन सभी की जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे हम जो भी शासक यहाँ पर हुए उनको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले प्राचीन समय की जानकारी हमें मेवाड़ के बारे में क्या मिलती है साथियों, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ाई थी, उनमें हाड़ जो सभ्यता है, कौन सी? हाड़। तो ये हाड़ सभ्यता ये मेवाड़ के क्षेत्र की ही प्रमुख सभ्यता मानी गई हैं। कौन सी साथियों? हाड़। और इसके साथ में थी बालाथल। कौन सी? बालाथल, गिलुंड, ओजियाना। कौन सी साथियों? ओजियाना। जो ये प्रमुख सभ्यताएं हैं, इनसे हमें मेवाड़ के बारे में प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों को हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे हम मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, किसका साथियों? मेवाड़ का। तो ये जो सभ्यताएं हमें इस क्षेत्र से मिली, क्योंकि मेवाड़ का राजस्थान का जो दक्षिण का हिस्सा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये पूरा क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र माना जाता है साथियों। किसका क्षेत्र माना गया है? मेवाड़ का। और जिनमें प्राचीन जो सभ्यताएं यहाँ पर मिली हैं, हाड़, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, इनके माध्यम से हमें मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ से शुरू में मानवीय हलचल रही है। कहाँ पर? मेवाड़ में। और इनकी जानकारी हमें इन सभ्यताओं से मिल रही है। इसके अलावा जो मेवाड़ हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम जैसे मौर्य काल, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ते हो, उनमें से एक प्रमुख वंश आता है, वो है मौर्य काल। कौन सा काल साथियों? मौर्य काल। तो मौर्य काल का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत, जो कि गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र प्रांत, इस सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर साथियों पुष्यगुप्त वैश्य था। कौन था साथियों? पुष्यगुप्त वैश्य। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। और ये जो सौराष्ट्र प्रांत हैं, इसी के अंतर्गत ये मेवाड़ आता था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस पर सौराष्ट्र प्रांत का अधिकार था। और इसका गवर्नर कौन था साथियों? पुष्यगुप्त वैश्य। तो मैं आपको जो शासक हम पढ़ेंगे, जैसे गोहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, बप्पा रावल हैं, अल्लट हैं, शक्ति सिंह हैं, करण सिंह हैं, जैतर सिंह हैं, तेज सिंह हैं, समर सिंह हैं, रतन सिंह हैं। जो ये शासक आप रावल शाखा की हम जो पढ़ेंगे, फिर राणा शाखा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेवाड़ में घटनाक्रम रहा, और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको किताबों में नहीं मिलते और ज़्यादातर इन चीज़ों को बताई नहीं जाती हैं कि किस समय यहाँ पर क्या घटनाक्रम रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौर्य काल की जानकारी भी कहाँ से मिल रही है? मेवाड़ से। कहाँ से मिल रही है साथियों? मेवाड़ से। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत आता था। कौन सा क्षेत्र साथियों? मेवाड़। कौन सा? मेवाड़।
इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, मौर्य वंश के बाद में अगला वंश जो आता है वह है शुंग वंश। कौन सा वंश साथियों? शुंग वंश। और इस शुंग वंश का प्रमुख जो शासक हुआ है वह है पुष्यमित्र शुंग। कौन है साथियों? पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग के समय, इस शुंग में शुंग काल के जो शासक हुए हैं, इस पुष्यमित्र शुंग का अधिकार किस पर रहा? मेवाड़ पर। किसका रहा? मेवाड़ पर। किसका रहा? पुष्यमित्र शुंग का। और इसी शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के समय विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। कौन से आक्रमण? विदेशी आक्रमण, यानी कि यूनानी जो आक्रमणकारी आए उनमें से प्रमुख पुष्यमित्र शुंग के समय मिनेंडर। कौन आया साथियों? मिनेंडर। और इस मिनेंडर ने मेवाड़ पर, किस पर? मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। किसने कर लिया साथियों? मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और इसको माध्यमिका, ये ध्यान में रखना आपको, क्या कहा गई? इसको क्या कहा गया? मेवाड़ को माध्यमिका या साकेत नगर। कौन सा नगर साथियों? माध्यमिका या साकेत नगर। जो हमें जानकारी मिल रही है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, प्राचीन समय से मेवाड़ में मानवीय हलचल देखी गई है। और इसकी जानकारी हमें यहाँ से जो प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं, जो कि वैदिक काल की समकालीन सभ्यता भी हैं और सेंधव सभ्यता के समकालीन की सभ्यताएं भी मानी जाती हैं। तो इन सभ्यताओं के द्वारा हमें मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो मौर्य काल है, कौन सा काल साथियों? मौर्य काल। और इस मौर्य काल के समय जो सौराष्ट्र प्रांत है उसका गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। कौन था साथियों? पुष्यगुप्त वैश्य। और इस सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत ही कौन सा हिस्सा आता था? मेवाड़ का। कौन सा? मेवाड़ का। यानी कि इसके समय ये सौराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत आता था। इसके बाद में मौर्य वंश के बाद में अगला वंश जो भारत के इतिहास में आता है वह है शुंग वंश। कौन सा वंश साथियों? शुंग वंश। और इस शुंग वंश का जो प्रमुख शासक हुआ है उसका नाम है साथियों पुष्यमित्र शुंग। और इस पुष्यमित्र शुंग का अधिकार किस पर रहा? मेवाड़ पर। और इसके समय ही विदेशी आक्रमणकारी आए जिनमें मिनेंडर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और इसको माध्यमिका और साकेत नगर के नाम से जाना गया। किसको? मेवाड़ का जो क्षेत्र है साथियों, इसको क्या कहा गया? माध्यमिका व साकेत नगर के नाम से किसको जाना गया? मेवाड़ को। किसको जाना गया साथियों? मेवाड़ को। इसके बाद में इस पर मेवाड़ में कुषाण काल जैसे हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, कौन सा काल? कुषाण काल। तो कुषाण काल के शासकों का अधिकार भी किस पर रहा? मेवाड़ पर। और इस कुषाण काल में मेवाड़ उन्नत अवस्था में था और ये एक प्रकार से समृद्धिशाली नगर कहा गया, इसलिए मेवाड़ को नगर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया साथियों? नगर। किस काल में? कुषाण काल में। इससे पहले क्या कहा गया? माध्यमिका या साकेत नगर। कुषाण काल के समय ये उन्नतिशाली नगर माना गया, समर्थशाली, शक्तिशाली हो चुके थे। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा गया? नगर। क्या कहा गया साथियों? नगर। इस प्रकार से हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के समय भी यहाँ हूणों का अधिकार रहा। किन का अधिकार रहा साथियों? हूणों का। इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ के शासक हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा वंश सर्वप्रथम रहा, उनकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो बातें आपको बताई मैंने, तो यहाँ से जो प्राचीन मेवाड़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसको क्या कहा गया और किसका यहाँ पर अधिकार रहा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैंने दी। जैसे प्राचीन समय की हाड़, बालाथल, गिलोंडे, ओजियाना, ये जो सभ्यताएं मिली हैं ये मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता था साथियों। किसका क्षेत्र कहलाया? मेवाड़ का। और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और मैं जैसे आपको बप्पा रावल पढ़ाऊँगा तो मौर्य काल का जो एक अंतिम शासक रहेगा मान मौर्य, उसका अधिकार मेवाड़ पर रहेगा। किस पर रहेगा? मेवाड़ पर। और इसी मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बनता है।
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का हिस्सा कहा गया और इसका जो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था वो था पुष्यगुप्त वैश्य। कौन था साथियों? पुष्यगुप्त वैश्य। और इस मेवाड़ पर अधिकार माना जाता है। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग के समय विदेशी आक्रमणकारी आए, मिनेंडर प्रमुख माना जाता है और इसको माध्यमिका या साकेत नगर के नाम से जाना गया। कुषाण काल में ये समृद्धिशाली नगर हो गया, यानी कि डेवलप क्षेत्र हो गया, तो इसको क्या कहा गया? नगर। क्या कहा गया साथियों? नगर। अब हम आगे जैसे मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें पहला जो वंश पढ़ेंगे हम साथियों वह है घुइल वंश। कौन सा वंश? घुइल वंश। क्योंकि मेवाड़ पर सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है? घुइल वंश की। कौन से वंश की साथियों? घुइल वंश की, जहाँ से मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है। ये तो मैंने आपको जो पहले की प्राचीन मेवाड़ के बारे में जानकारी आपको दी। अब आगे हम पढ़ रहे हैं साथियों कि यहाँ मेवाड़ में कौन सा वंश, पहला वंश जो माना जाता है वह है घुइल वंश। कौन सा वंश साथियों? घुइल वंश। जो ये घुइल वंश की शाखाएं ये मेवाड़ में रही, उनमें किसने जो प्रमुखतः माना जाता है, तो जो ये मेवाड़ का क्षेत्र है, किसका? मेवाड़ का, तो यहाँ पर सर्वप्रथम घुइल वंश रहा। कौन सा वंश रहा साथियों? घुइल वंश। और घुइल वंश का प्रथम शासक माना जाता है गुहादित्य। कौन? गुहादित्य। और इसी के द्वारा घुइल वंश की स्थापना मानी जाती है। इसे गुहादित्य, घुइलोर, कौन सा? घुइलोर, और वह घुइल, वह गुहा आदि नामों से इसे जाना जाता है। और इसने घुइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में मेवाड़ में की। कहाँ पर की साथियों? मेवाड़ में। और ये मेवाड़ का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जिसने कौन से वंश की स्थापना की? घुइल वंश की। यहाँ से प्रश्न कई बार आ जाता है कि घुइल वंश का शासक प्रथम कौन हुआ? तो गुहादित्य। और ये और भी नाम पूछ लिए जाते हैं, घुइलोर, घुइल, गुहा, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? घुइल वंश। कौन सा वंश साथियों? घुइल वंश। और इस वंश की स्थापना कब की गई है? 566 ईस्वी में। कब की गई है? 566 ईस्वी में। कौन से वंश आया? घुइल वंश। कौन सा वंश? घुइल वंश। और इसने, गुहादित्य ने, ये एक प्रकार से शक्तिशाली शासक रहा है मेवाड़ का। और इसने अपने नाम से संवत चलाया। क्या चलाया? संवत। इसलिए इसको प्रथम वंश माना जाता है। कौन से वंश को? घुइल वंश को, जो मेवाड़ में इसकी शाखा रही है। इसके बाद में जो मेवाड़ का जो प्रमुख शासक माना जाता है, किसका साथियों? मेवाड़ का। उस शासक का नाम है बप्पा रावल। कौन है साथियों? बप्पा रावल। कौन रहा? बप्पा रावल। किसके बाद में? गुहादित्य के बाद में। किसके बाद में? गुहादित्य के बाद में। जो ये बप्पा रावल है, इसी को ही वास्तविक मेवाड़ का शासक माना जाता है। हालांकि घुइल वंश की स्थापना तो गुहादित्य ने ही कर दी थी 566 ईस्वी में, लेकिन जो ये बप्पा रावल है, इसके समय मेवाड़ का जो शासक था वो था मान मौर्य। कौन था साथियों? मान मौर्य, जो कि ये मौर्य वंश से संबंधित था। कौन से वंश का था ये? मौर्य वंश का। क्योंकि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में शासक कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में कौन बना? अशोक। और अशोक की धार्मिक नीतियाँ जो अपनाई, उसके बाद में मौर्य काल पतन की अवस्था में चला गया। जो शासक हुए वो योग्य शासक नहीं बन पाए। और ये जो शासक रहा मान मौर्य, इसका अधिकार किस पर रहा? मेवाड़ पर। और इसके समय आक्रमण कौन करेगा? बप्पा रावल। जो ये बप्पा रावल है, इसका वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था साथियों? कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। किसका? बप्पा रावल का। ये हरित ऋषि की, कौन से ऋषि की? हरित ऋषि की गाय चराया करता था। कौन से ऋषि की गाय चराता था ये? हरित ऋषि की। मैंने आपको बताया था, जैसे चौहान वंश जैसे हमने पढ़े, तो जो सिरोही माउंट आबू का क्षेत्र है
ये तपोभूमि रही हैं और यहाँ से एक से बढ़कर एक ऋषि मुनियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही जो हरित ऋषि था, कौन सा ऋषि साथियों? हरित ऋषि। और ये हरित ऋषि किसका गुरु था? काल भोज का। और ये काल भोज हरित ऋषि की गाय चराया करता था, लेकिन ये शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए हरित ऋषि ने आज्ञा दी कि आप मेवाड़ पर आक्रमण कीजिए। तो काल भोज मेवाड़ पर आक्रमण करता है और मान मौर्य को 734 ईस्वी में, ये ध्यान में रखना है, 734 ईस्वी में पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? मान मौर्य को, और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार कर लेता है? काल भोज। और ये इसको उपाधि प्रदान की जाती है। ये बप्पा रावल कोई नाम नहीं है, ये एक प्रकार से उपाधि है, क्योंकि ये योद्धा था और शक्तिशाली था, तगड़ा था। कहा जाता है, इसकी कई किंवदंतियाँ हमें मिलती हैं, इसलिए इसको क्या उपाधि दी गई? बप्पा रावल की। कौन से रावल की? बप्पा रावल की। इस प्रकार से रावल शाखा मेवाड़ में शुरू होती है। तो आगे जाकर ये शाखाएं बटेगी, लेकिन पहला शासक कौन है? बप्पा रावल। इससे पहले कौन सा वंश की जानकारी मिल रही है? गोहिल वंश की। गोहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहादित्य, जिसको क्या कहा गया है? गुहादित्य, गोहिल और गोहिल गुहा। और कब स्थापना की? 566 ईस्वी में। इसके बाद में बप्पा रावल का किस पर अधिकार हो गया? मेवाड़ पर। किस पर अधिकार हो गया? मेवाड़ पर। ये नागदा को अपना केंद्र बनाता है। किसको केंद्र बनाया साथियों? नागदा को। और इसने, बप्पा रावल ने मेवाड़ में कैलाशपुरी में लकुलिश, कौन सा? लकुलिश मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया साथियों? लकुलिश, जो कैलाशपुरी उदयपुर के नीचे नागदा की तरफ पड़ता है। तो ये लकुलिश मंदिर, जो कि मेवाड़ के जो शासक हुए उनका कुल देवता माना जाता है, कुलदेव या आराध्य देव माना गया, जो कि किसने स्थापना की थी? बप्पा रावल ने। और आगे जाकर यही इनका प्रमुख देवता माना गया। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए साथियों? सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। इस प्रकार बप्पा रावल को प्रमुख शासक माना जाता है। इसके बाद में जो मेवाड़ की जो शासक हुए उनमें प्रमुखतः बप्पा रावल तो प्रमुख माना गया, क्योंकि इसने किसको पराजित किया? मान मौर्य को। जबकि गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने। किसने की थी? गुहादित्य ने। इस बप्पा रावल के बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक बनता है वह है अल्लट। कौन है साथियों? अल्लट। इस अल्लट को इसलिए प्रमुख माना जाता है क्योंकि अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था को शुरू की। कौन सी व्यवस्था को? नौकरशाही। कौन सी व्यवस्था शुरू की साथियों? नौकरशाही व्यवस्था शुरू करने वाला शासक कौन माना गया? अल्लट। और मेवाड़ में नौकरशाही का जन्मदाता भी किसको माना जाता है? अल्लट को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? अल्लट को। इस प्रकार बप्पा रावल के बाद में प्रमुख शासक कौन हुआ? अल्लट। और अल्लट के बाद में जो मेवाड़ की जो शाखाएं थी, इनमें जो शासक बना अल्लट के बाद में वो था शक्ति कुमार। कौन था साथियों? शक्ति कुमार। कौन बना? शक्ति कुमार। लेकिन ये अयोग्य शासक था। कौन? शक्ति कुमार। इसलिए परमारों का अधिकार किस पर हो गया? मेवाड़ पर। शक्ति कुमार शक्तिशाली शासक, नाम तो शक्ति कुमार है, लेकिन यो अयोग्य माना गया। कैसा माना गया साथियों? अयोग्य, क्योंकि ये योग्य शासक साबित नहीं हुआ और इसके समय परमारों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? परमारों ने। और इन परमारों में था मुंज। कौन था साथियों? मुंज। और इस मुंज ने मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। परमार वंश का मुंज जो शासक था उसने किस पर अधिकार कर लिया? मेवाड़ पर। किस पर अधिकार कर लिया? मेवाड़ पर। इस प्रकार यहाँ पर परमार शाखा आ गई। कौन सी शाखा? परमार। और इस मुंज के बाद में सिंधराज परमार। कौन साथियों? सिंधराज परमार। और इस सिंधराज परमार के समय ही मेवाड़ में, यानी कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर।
क्या कहते हैं साथियों, त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या कहा गया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इसका निर्माण किसके समय हुआ, सिंध राज परमार के समय, क्योंकि शक्ति कुमार अयोग्य शासक था। मुंज का यहाँ पर अधिकार हो जाता है और सिंध राज परमार के द्वारा यहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर की निर्माण किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक बनता है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं। मैंने प्राचीन मेवाड़ के बारे में आपको जानकारी दी, यहाँ की सभ्यताएं प्रमुख बताई, हाड़, बालाथल, ओजियाना, गिलुंड, जो उनसे प्राचीन मेवाड़ के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन जानकारी बताई, शुंग काल की जानकारी यहाँ से आपको बताई, कुषाण कालीन जानकारी भी दी, गुप्त कालीन जानकारी भी कहाँ से दी, मेवाड़ से। और इसके बाद में आपको बताया कौन सा वंश हुआ, घुइल वंश। कौन सा वंश साथियों, घुइल वंश। घुइल वंश की स्थापना गुहादित्य या घुइलोर या गुहा के द्वारा कब की जाती है साथियों, 566 ईस्वी में। इसके बाद में मेवाड़ का जो प्रमुख प्रथम शासक माना जाता है वह है बप्पा रावल। कौन था, बप्पा रावल। इस बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। ये किसका शिष्य था साथियों, हरित ऋषि का। और इसके समय मेवाड़ पर किसका अधिकार था, मानमोरी का। और इसने किसको पराजित किया, मानमोरी को। किसने किया, बप्पा रावल ने। और जो कि इसका वास्तविक नाम क्या था, कालभोज, लेकिन इसको उपाधि दी गई किसकी, बप्पा रावल की। नागदा को केंद्र बनाया और इसने लकुलिश मंदिर का, कैलाशपुरी में लकुलिश मंदिर का निर्माण कराया, जो कि ये प्रमुख मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर इसने सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए साथियों, सोने के सिक्के चलाने वाला भी कौन है, बप्पा रावल। कौन था साथियों, बप्पा रावल। इसके बाद में यहाँ का शासक बना अल्लट। कौन बना साथियों, अल्लट। अल्लट को इसलिए जाना जाता है, मेवाड़ के इतिहास में इसका योगदान प्रमुखतः ये माना गया है कि मेवाड़ में इसने नौकरशाही व्यवस्था का शुरुआत की। इसलिए मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, किसको माना गया साथियों, अल्लट को। किसको, अल्लट को। अल्लट के बाद में शक्ति कुमार शासक बनता है, लेकिन ये अयोग्य शासक माना जाता है क्योंकि ये परमारों को पराजित नहीं कर पाया और परमारों का अधिकार मेवाड़ पर हो जाता है। और इनमें प्रथम था मुंज। मुंज के बाद में जो प्रमुख बना सिंधराज परमार। और इस सिंधराज परमार ने यहाँ पर त्रिभुवन मेवाड़ में जो कि प्रमुख महल है उसमें त्रिभुवन नारायण समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जो कि मेवाड़ का जो इतिहास जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, घुइल वंश की जानकारी की, बप्पा रावल आया, अल्लट आया, इसके बाद में शक्ति कुमार आया लेकिन अयोग्य शासक साबित हुआ। अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं साथियों, उसमें जो ये मेवाड़ है यहाँ पर 2 शाखाएं बढ़ जाएगी। कितनी शाखाएं बढ़ जाएगी साथियों, 2 शाखाएं, क्योंकि इनमें कटुता आ जाती है आपस में। क्या आ जाती है, कटुता। और कटुता आ जाने के कारण यहाँ पर मेवाड़ की 2 शाखाएं हो जाती हैं। अब शक्ति कुमार और परमारों के बाद वापिस यहाँ का शासक बनता है करण सिंह। कौन बनता है साथियों, करण सिंह। इसका नाम रण सिंह भी है। क्या है, करण सिंह या रण सिंह। इस करण सिंह के समय मेवाड़ की शाखा 2 भागों में बट जाती हैं। पहली शाखा है वह है रावल, दूसरी है राणा। राणा इनको जागीर में सिसोदिया ग्राम दिया गया, इसलिए ये सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए, सिसोदिया। और एक शाखा कौन सी है, रावल शाखा, जो कि प्रथम प्रमुख शाखा मानी जाती है। और इस रावल शाखा का जो जन्मदाता है, जो करण सिंह का पुत्र था छेम सिंह। कौन, छेम सिंह, जो कि रावल शाखा का जनक माना जाता है। कौन है, छेम सिंह, जो कि कौन सी शाखा का जनक माना गया, रावल शाखा का। इसको अलग पढ़ेंगे हम क्योंकि राणा शाखा बाद में आएगी। पहली शाखा कौन सी है, रावल शाखा। और रावल शाखा का करण सिंह का पुत्र कौन था, छेम सिंह, और इसने रावल शाखा की स्थापना की थी। और इस रावल शाखा में जो प्रमुख शासक हुए उनमें जेतर सिंह। कौन कौन हुए हैं साथियों, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, वह अंतिम प्रमुख माना जाता है वह है रतन सिंह। कौन है साथियों,
रतन सिंह। जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह जो कि रावल शाखा के प्रमुख शासक माने जाते हैं। मैंने क्या कहा, करण सिंह, रण सिंह के समय मेवाड़ का इतिहास चेंज होता है, यहाँ पर कटुता आती है आपस में और ये शाखाएं अलग अलग बढ़ जाती हैं। तो पहली शाखा कौन सी है साथियों, रावल शाखा। दूसरी कौन सी है, राणा या सिसोदिया। लेकिन पहली जो हम शाखा पढ़ रहे हैं रावल शाखा, इसकी शुरुआत करने वाला कौन है, छेम सिंह। छेम सिंह के बाद में कौन बना, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह जो कि रावल शाखा के प्रमुख शासक माने जाते हैं। अब हम एक एक शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली जो शाखा हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, रावल शाखा। कौन सी है साथियों, रावल शाखा। रावल शाखा की शुरुआत तो किसने की थी, करण सिंह। रण सिंह का पुत्र कौन था, छेम सिंह। और इसी छेम सिंह के द्वारा मेवाड़ में कौन सी शाखा की स्थापना की थी साथियों, रावल शाखा की। किसकी, रावल शाखा की। इस रावल शाखा का जो प्रमुख शासक प्रथम माना जाता है वह है जेतर सिंह। कौन है साथियों, जेतर सिंह। और इस जेतर सिंह मेवाड़ में जो शासक बनता है इसका समय माना जाता है 1212 से 1252। कितना माना गया है साथियों, 1212 से 1252 किसका समय माना गया है, जेतर सिंह का। मैंने क्या कहा, रावल शाखा में जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह व अंतिम जो प्रमुख शासक है वो कौन बना था, रावल रतन सिंह। इस जेतर सिंह के समय मेवाड़ में ये भी शक्तिशाली शासक था। कौन, जेतर सिंह। कैसा शासक माना गया, शक्तिशाली। और इसके समय कभी हाड़, कभी नागदा मेवाड़ की राजधानी रही। किसके समय, जेतर सिंह के समय। लेकिन संभवतः कहा गया इसी जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में, जो कि 1244 का माना जाता है, भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। किसको पराजित किया साथियों, इल्तुतमिश को। और इसने स्वतंत्र रूप से चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बना ली साथियों, चित्तौड़ को। किसने बना ली, जेतर सिंह ने। जेतर सिंह का समय कितना माना गया, 1212 से 1252। ये भी मेवाड़ का शक्तिशाली शासक था। और इसके समय शुरुआत में प्रथम में हाड़, कभी नागदा राजधानी रही, लेकिन बाद में प्रमुख जो राजधानी मानी गई वो कौन सी है, चित्तौड़गढ़। कौन सा, चित्तौड़गढ़। किसके समय, जेतर सिंह के समय। किसके समय साथियों, जेतर सिंह के समय। और फिर इसके बाद में शासक बनता है तेज सिंह। कौन बन रहा है, तेज सिंह। तेज सिंह 1252 से 1267 तक मेवाड़ का शासक कौन रहता है, तेज सिंह। और इसी तेज सिंह के समय, तेज सिंह को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके समय कमल चंद्र के द्वारा, या कमल चंद्र नाथ भी कहते हैं, कमल चंद्र के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जिसे कहते हैं श्रावक प्रतिचूर्ण या प्रतिकरण भी कहते हैं, चूर्ण करणी ग्रंथ की रचना की गई। और इसी से मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो किसके द्वारा किया गया ग्रंथ है, ये कमल चंद्र नाथ के द्वारा या कमल चंद्र के द्वारा, और इसको चित्रित किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर तेज सिंह के बाद में जो मेवाड़ का शासक बनता है वह है समर सिंह। कौन है साथियों, समर सिंह। मेवाड़ का अगला शासक कौन बना, समर सिंह। किसके बाद में बना, तेज सिंह के बाद में। और इसका समय माना जाता है साथियों 1267 से 1302 तक। कब तक माना जाता है, 2 तक या 1 तक, क्योंकि इसका अंतिम शासक माना जाता है रतन सिंह। कौन माना जाता है साथियों, रतन सिंह। लेकिन जो ये समर सिंह है, इस समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे साथियों, 2 पुत्र। पहला था कुंभकर्ण। पहला कौन है साथियों, कुंभकर्ण। ये वो रामायण वाला कुंभकर्ण नहीं है, ये किसका पुत्र है, समर सिंह का। जो ये कुंभकर्ण है ये नेपाल चला जाता है। कहाँ पर चला गया साथियों, नेपाल। और नेपाल में रावल शाखा की स्थापना करता है। नेपाल में कौन सी शाखा की स्थापना करता है कुंभकर्ण, रावल शाखा की। कौन सी शाखा की, रावल शाखा की स्थापना नेपाल में कौन करता है, कुंभकर्ण। किसके द्वारा की जाती है, कुंभकर्ण के द्वारा। अब समर सिंह के बाद मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है उसका नाम है साथियों रतन सिंह। कौन सा है,
रतन सिंह। इसलिए अगला शासक कौन पढ़ेंगे हम? रतन सिंह। मेवाड़ की कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं साथियों? रावल शाखा। रावल शाखा की स्थापना करण सिंह, रण सिंह का पुत्र कौन था? छेम सिंह। और उसी छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की मेवाड़ में स्थापना की जाती है। इसके जो प्रमुख शासक हुए हैं कौन हुए हैं? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रावल रतन सिंह। क्योंकि कुंभकर्ण तो कहाँ चला गया? नेपाल चला जाता है। कहाँ चला गया साथियों? नेपाल। अब अंतिम प्रमुख रावल शाखा का जो शासक माना जाता है वह है साथियों रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह। इसी को डायरेक्ट कई बार पढ़ाया जाता है, लेकिन इससे पहले की जानकारी आपको जरूरी थी, इसलिए मैंने सारे शासकों के नाम आपको बताए। कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं हम? रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल शाखा। और इस शाखा का अंतिम जो शासक है प्रमुख वह है रावल रतन सिंह। कौन है साथियों? रावल रतन सिंह। जो ये रावल रतन सिंह है इसके समय ये 1302 से 1303 तक शासक कौन रहता है? रावल रतन सिंह। कौन बन रहा है? रावल रतन सिंह। इसके समय दिल्ली सल्तनत में जो शासक रहता है वह है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। इधर कौन है? रावल रतन सिंह। कब से कब तक का समय माना गया है? 1302 से 1303। किसका समय है? रावल रतन सिंह का। और इधर दिल्ली सल्तनत में किसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। क्योंकि जैसे मैंने आपको रणथंभौर के चौहान पढ़ाए तो राजा अमीर को भी कौन पराजित करके आया? अलाउद्दीन खिलजी। कब रणथंभौर पर अधिकार किया? 1301 में। इसके बाद में इसका टारगेट क्या हो जाता है? मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़। इधर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका मेवाड़ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था अलाउद्दीन खिलजी का, एक तो ये साम्राज्यवादी नीति का था। कौन सी नीति का था? साम्राज्यवादी। और अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत के अभियान में गया तो मेवाड़ के शासकों के द्वारा कर लिया गया, क्योंकि इसके समय इधर जो शासक रहे जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इन शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इस कारण इनको दबाना कौन चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी, इनके ग्रंथ का नाम था पद्मावत। कौन सा है साथियों? पद्मावत। और इस पद्मावत ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है। जो भी घटनाक्रम रहा, लेकिन ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और ये पूरी भारत को जीतने के लिए मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। कौन करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। इधर शासक कौन है? रावल रतन सिंह। इसलिए रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ का क्या नाम है साथियों? पद्मावत। इस पद्मावत से जानकारी मिलती है जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। कौन थी साथियों? पद्मावती। जो प्रमुख रानी थी, नागमती भी दूसरी रानी थी, लेकिन प्रमुख रानी कौन थी? पद्मावती। क्योंकि ये गुणवान भी थी और दिखने में अति सुंदर थी, क्योंकि अति सुंदरता भी विनाश का कारण बन जाती है साथियों। इसलिए पद्मावती को प्राप्त करने के लिए कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। जो ये पद्मावती थी, कहा जाता है कि रावल रतन सिंह ने इसको 12 वर्ष कठोर तपस्या प्राप्त के बाद में इसको प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी साथियों? सिंगल द्वीप। जो कि सिंगल द्वीप श्रीलंका का क्षेत्र है। कहाँ का है साथियों? श्रीलंका का। और इस सिंगल द्वीप का राजा था गंधर्व सेन। कौन था साथियों? गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की पुत्री कौन थी? पद्मावती। ऐसी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिल रही है? मलिक मोहम्मद जायसी के कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। और कहा जाता है ये दिखने में अति सुंदर थी, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। लेकिन ये इतिहास इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था और इधर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रावल शाखा के जो शासक हुए जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह, इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इनके प्रभाव को कम करने के लिए और एक दक्षिण भारत के अभियान के दौरान मेवाड़ के द्वारा अलाउद्दीन की सेना से कर लिए जाने के कारण
ये कट्टर हो गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कहाँ पर आक्रमण करता है? मेवाड़ पर। लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसका जो ग्रंथ है पद्मावत, इससे हमें जानकारी मिल रही है कि जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, इसको प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कहा जाता है रावल रतन सिंह के दरबार में पद्मावत ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि एक राघव चेतन, कौन सा ब्राह्मण? राघव चेतन तांत्रिक ब्राह्मण रहता था और इस तांत्रिक ब्राह्मण चुपके से पद्मावती को देखा करता था। हालांकि वो देखता नहीं था, उसका कोई और उद्देश्य था, लेकिन वो ये चाहता था कि रावल रतन सिंह कहीं इसमें डूब नहीं जाए। लेकिन पद्मावती इसको गलत समझ बैठी कि इसका गुरु मेरे को गलत तरीके से देखता है, तो ये इससे कह देती है किससे? रावल रतन सिंह से। और जब जिसके पास अति सुंदर रानी हो, वो गुरु को कहाँ से मानने वाला, और राघव चेतन को ये दरबार से निकाल देता है। कौन निकाल देता है? रावल रतन सिंह। एक बात ध्यान रखना साथियों कि जिसमें दुनिया में ब्राह्मणों का जिसने निकाला है, उस वंश का विनाश हमेशा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। नंद वंश का शासक था घनानंद। कौन? घनानंद। घनानंद ने किसका अपमान किया था? चाणक्य का। चाणक्य भी बड़ा खतरनाक प्राणी था और भारत का इतिहास ही बदल दिया और एक अलग वंश की स्थापना कर दी, जिसके कहते हैं मौर्य वंश। कौन सा वंश साथियों? मौर्य वंश। इधर कौन है? राघव चेतन। राघव चेतन की खोपड़ी खराब हो जाती है और कहकर जाता है कि मैं जब तक तेरा समूह नष्ट नहीं कर दूंगा, जब तक वापिस नहीं आऊँगा। कौन चला गया? राघव चेतन। किसके दरबार में चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और जाकर इसको भड़का देता है कि अलाउद्दीन खिलजी, आप दिल्ली सल्तनत के शासक हो, लेकिन आपसे अच्छी रानी तो मेवाड़ का जो शासक है रावल रतन सिंह, उससे बढ़कर कोई रानी नहीं है। कौन कहता है? राघव चेतन। किसकी खोपड़ी खराब करता है? अलाउद्दीन खिलजी की। ये इतिहास नहीं कह रहा, ये मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा ग्रंथ कह रहा है? पद्मावत। कौन कह रहा है साथियों? पद्मावत। इस पद्मावती पर एक मूवी भी बन चुकी है रणवीर सिंह और उनके द्वारा, तो इसमें भी बताया गया इन चीज़ों को। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन चला गया? राघव चेतन। और ये इसको भड़का देता है और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की तरफ कूच कर देता है और रास्ते में घेरा डाल लेता है और इसके पास अलाउद्दीन रावल रतन सिंह के पास संदेश भिजवाता है कि मैं आपसे मित्रता करने आया हूँ। कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह कहता है कि आप दरबार में आइए और आपका स्वागत है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंच जाता है अकेला। किसके दरबार में पहुंच गया? रावल रतन सिंह का दरबार में। रावल रतन सिंह इसका स्वागत करता है कि मित्रता, दिल्ली सल्तनत का शासक मुझसे मित्रता करना चाहता है, लेकिन इसके मन में तो कोई और चीज़ चल रही थी। ये इसलिए गया था कि ये देखना चाहता था कि राघव चेतन ने जो मुझे बताया कि वास्तव में वो वैसा है मामला या नहीं है। अब रावल रतन सिंह से कहता है कि मुझे आपकी पत्नी के दर्शन करा दीजिए। तो ये कहता है कि हमारी संस्कृति के अनुरूप कार्य नहीं है, हम महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मित्र मेरे को आप दर्पण में ही उसका चेहरा दिखा दीजिए, मैं वापिस लौट जाऊंगा। कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ये मूर्खानंद समझ नहीं पाया किसकी चालाकी को? अलाउद्दीन खिलजी को। और ये जल में उसका प्रतिबिंब दिखा देता है और वो जब देखता है तो जो कल्पना की उससे भी ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है। अब खोपड़ी किसकी खराब हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की। ये वापिस शिविर में चला जाता है और आमंत्रित किसको करता है? रावल रतन सिंह को। आइए मित्र, मैं आप जैसे आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि पद्मावती व नागमती इसको समझाती है कि वो तुर्की हैं, उसके दरबार में मत जाइए, लेकिन ये कि मान सम्मान के लिए मरना और जीना एक है। इसलिए कौन चला गया? रावल रतन सिंह। किसके शिविर में चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में। और उस शिविर में कौन दिखाई देता है? राघव चेतन। कौन दिखाई दिया साथियों? राघव चेतन। और इसको देखकर रावल रतन सिंह की खोपड़ी खराब हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी मौका देखकर इसको बंदी बनाकर दिल्ली चला
दिल्ली लौट जाता है। किसको बंदी बना लिया साथियों? रावल रतन सिंह को। अब इस बात की सूचना जब मेवाड़ में पद्मावती को व नागमती को लगती है तो पद्मावती चालाकी खेलती है कि कैसे मेरे पतिदेव को और मेवाड़ की आन बान शान को बचाया जा सकता है। इसलिए पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भिजवाती हैं कि दिल्ली ए आलम मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ 1600 दासियाँ मेरे साथ आएगी। कितनी दासियाँ आएंगी साथियों? 1600 दासियाँ। किससे कह रही हैं? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी संदेश देता है कितनी भी दासियाँ हो लेकिन आओ तो सही। किससे कह रहा है? पद्मावती से। पद्मावती 1600 दासियों की जगह पालकियों में 1600 योद्धा बिठाकर दिल्ली की ओर कूच कर देती हैं। किसकी ओर कूच कर दी? दिल्ली की ओर। कौन इंतज़ार कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। जाकर फिर दिल्ली सल्तनत में पहुंच जाती हैं। कौन? पद्मावती। और अलाउद्दीन खिलजी के पास फिर संदेश देती है कि मैं आपके शिविर में आने से पहले मेरे पति से मिलना चाहती हूँ। कौन कह रही है? पद्मावती। इस चालाकी को कौन नहीं पहचान पाया? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसकी सुंदरता पे वो मर मिटा और उसको ये पता नहीं था कि जो जितनी सुंदर है उससे भी ज़्यादा चालाकी है। किसके अंदर? पद्मावती के अंदर। पद्मावती चालाकी करती हैं और अलाउद्दीन खिलजी इसको छूट दे देता है कि एक दिन की तो बात है, अपने पतिदेव से मिल ले, फिर हमेशा के लिए मेरे पास तो रहेगी। कौन सोच रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती रावल रतन सिंह के कैद खाने में जाकर कहती है कि हुआ सो हुआ, तूने गलती तो की मूर्खानंद, अब लेकिन भाग चल, क्योंकि इन पालकियों में 1600 दासियाँ नहीं है, 1600 योद्धा बिठा कर लाई हूँ। और ये गुप्त रास्ते से रावल रतन सिंह और पद्मावती दिल्ली से कूच कर जाते हैं। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को पड़ता है तो इसकी सेना इनके पीछे पड़ जाती है और ये 1600 योद्धा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके दो प्रमुख सेनापति थे, गोरा व बादल, वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब पद्मावती व रावल रतन सिंह को लेकर कहाँ आ गई? मेवाड़। कहाँ आ जाती है साथियों? मेवाड़। अब खतरनाक खोपड़ी किसकी खराब हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की, कि जो सोचा वैसी नहीं निकली, वो तो कहती और भी खतरनाक है। अब रावल रतन सिंह मेवाड़ आ जाता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी वापिस आक्रमण कहाँ पर कर देता है? रावल रतन सिंह के ऊपर 1303 में। कौन आक्रमण कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। और घेरा डाल देता है। कहा जाता है 8 महीने घेरा डाले रखता है। और जब मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खाद्य आपूर्ति और क्योंकि बाहर के तालाबों उनमें गो रक्त का मांस मिला दिया गया, इसलिए परेशान होकर रावल रतन सिंह अपनी सेना सहित केसरिया पग धारण करके युद्ध भूमि में आ जाता है बाहर। और इधर पद्मावती झोवर के लिए तैयार हो जाती हैं। जो होगा देखा जाएगा। रावल रतन सिंह युद्ध भूमि में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है और केसरिया कर रावल रतन सिंह युद्ध भूमि में मारा गया। जब इस बात का पता पद्मावती को पड़ता है तो पद्मावती झोवर कर लेती हैं। क्या कर लेती है साथियों? झोवर। इसके साथ में नागमती, अन्य रानियाँ जो इनके सैनिकों की रानियाँ थी, उन सभी ने झोवर कर लिया। और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मेवाड़ का प्रथम शाखा, जिसमें झोवर प्लस केसरिया दोनों हुआ। क्या हुआ साथियों? झोवर प्लस केसरिया। और ये क्या कहलाया? मेवाड़ का प्रथम शाखा। क्या कहलाया साथियों? मेवाड़ का प्रथम शाखा, जिसके किसके द्वारा किया गया? पद्मावती के द्वारा। किसके द्वारा? पद्मावती के द्वारा। कब किया गया? 1303 में। अब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार किस पर हो जाता है साथियों? मेवाड़ पर। और अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्जर खां। कौन था साथियों? खिज्जर खां। और इस खिज्जर खां को यहाँ का शासन व्यवस्था सौंप देता है और मेवाड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। क्या रख दिया साथियों? खिजराबाद। कौन रख देता है? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार मेवाड़ में जो रावल शाखा है उसकी समाप्ति हो जाती है। और आगे कल हम पढ़ेंगे राणा शाखा, जो कि अलग शाखा है। आगे मेवाड़ के इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इनमें आज आपको जो जानकारी दी, मेवाड़ के प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताया कि कैसे यहाँ की सभ्यताएँ मिली हैं,
मौर्य काल में क्या जानकारी मिली, गुप्त काल की क्या जानकारी मिली, शुंग काल की क्या जानकारी मिली, ये सारी बातें आपको बताई। और पहला वंश गोयल वंश के बारे में जानकारी दी, गोयल वंश का गुहादित्य के बारे में बताया आपको। फिर इसके बाद में बप्पा रावल के बारे में जानकारी दी, बप्पा रावल ने महान मौर्य को पराजित किया, ये सारी घटनाक्रम आपको बताया। फिर आगे जाकर रावल शाखा करण सिंह के जो पुत्र होते हैं क्षेम सिंह, उसके द्वारा रावल शाखा मेवाड़ में चलती हैं। उनका प्रमुख शासक जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह प्रमुख माने गए। और अंतिम रावल शाखा का जो शासक माना गया साथियों, वह है रावल रतन सिंह। इस प्रकार से ये मेवाड़ का इतिहास रावल शाखा आज समाप्त होती है। मैं समझता हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं बार बार आपको अलग अलग क्लासें प्रोवाइड करता रहूँगा। करंट अफेयर से संबंधित, इतिहास से संबंधित कई बातें आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि हर क्लास आपकी लगेगी साथियों। इसलिए इस चैनल को हमेशा देखते रहिए। AMG कंपटीशन एकेडमी पर आपको हर चीज़ की प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे करंट अफेयर से संबंधित हो, अर्थशास्त्र से संबंधित हो, प्रतियोगिता के बारे में, परीक्षाओं के बारे में हर जानकारी आपको दी जाती रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद।